हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम जोन यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो आज ही एग्ज़ाम हुआ है हम लोगों का मेंस 2022 का, तो उसके जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन भी आपने थंबनेल में देख लिए होंगे और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भी। उससे पहले सभी लोगों को प्रश्न है कि लेक्चर क्यों नहीं आ रहे। तो लेक्चर ना आ पाने का या कोई वीडियो ना आ पाने का बहुत से कारण हैं, और कोई एक लेक्चर बनाने में काफ़ी श्रम लगता है, काफ़ी समय लगता है। तो वो चीज़ें हैं, और आप लोगों का नैतिक दायित्व है कि अगर आप कोई भी लेक्चर देखें तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम लोगों तक ज़रूर भेजें अगर आपको पसंद आ रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है, कार्य हम लोग वही कर पाएंगे जिसमें हम लोग भी मोटिवेट हो पाएंगे। तो ये आप लोगों का कर्तव्य है, और जो हमारा कर्तव्य है वो हम करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन की बात को समझते हैं। और आज ही का ये क्वेश्चन है, वो पूछा गया है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है? और ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर शो भी कर दे रहा हूँ, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और ये आज ही का क्वेश्चन है, 2022 के मेंस में ही पूछा गया है। अब क्वेश्चन को जरा पकड़ते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है ना, 2019 में भी ठीक कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन आया था पीडीएस पे ही। वो क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, जैसे कि लिखा हुआ है कि अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो ये उस टाइम छत्तीसगढ़ मॉडल भी है, उस टाइम वो भी फेमस था। और तो कह सकते हैं हम इन सभी चीज़ों को मिला जुला करके इस प्रश्न को करने वाले हैं। और हर साल इकोनॉमिक्स में वही लगभग क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो हम बस कुछ क्वेश्चनों को सही से पकड़ना होता है, उन पर प्रैक्टिस करनी होती है, और तो इकोनॉमिक्स का पेपर इतना टफ नहीं है। अगर करंट भी देखते हम लोग चल रहे हैं तो उन सभी चीज़ों पे भी बात करेंगे। आज फिलहाल हम लोगों को दो क्वेश्चन देखते हैं। मैं लगभग सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी सभी चीज़ें नहीं आ पाएंगी, तो उसके लिए समय लगता है। लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके बाद एडिट भी करना पड़ता है, और उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस है। और जो लोग कह सकते हो कि इस भूमिका में सम्मिलित हैं, उन सभी का मेंस चल ही रहा है। तो हमारे साथ के जो मित्रगण हैं उन सभी का भी मेंस चल रहा है। तो समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं हैं। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का। तो क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो सबसे पहले हमको पकड़ना है पीडीएस। ठीक है, फिर पीडीएस की हमको क्या बतानी है? चुनौतियां। चुनौतियां बतानी है। फिर इसको किस प्रकार से प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है, यानी कि जो चुनौतियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये कैसे उनको सही करें। 150 शब्दों में क्वेश्चन पूछा गया और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह सकते हो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी पिछला शब्द नहीं है जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँ, तो बहुत सिंपल है। चलो सबसे पहले इसकी एक छोटी सी भूमिका तैयार कर लेते हैं, भूमिका के बाद में फिर बिंदुवार सभी चीज़ों का उत्तर लिखते हैं। तो सीधे पीडीएस के बारे में कुछ एक दो बात लिख लेते हैं। भारत में लोगों को उचित कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने तथा उनके पोषण के उचित स्तर को बनाए रखने कह सकते हो कि यही बात हम लोगों के डीपीएसपी में भी बोली गई, तो उसका भी हम लोग उल्लेख कर देंगे। डीपीएसपी अनुच्छेद 47 में बात बोली गई है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में ले लिया, के लिए पीडीएस का प्रयोग। पीडीएस का प्रयोग एक कह सकते हैं कि मेन डिवाइस की तरह या मुख्य उपकरण की भांति मुख्य उपकरण के रूप में किया जाता है।
किया जाता है। तो इसमें ये भी लिखा जा सकता है कि जिसका संचालन केंद्र राज्य जो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के सामूहिक रूप से किया जा सकता है। फिलहाल हम लोगों को मेन बात क्योंकि 150 शब्दों में भी लिखना है, 10 अंक का क्वेश्चन है, केवल ये पेज उसके बाद वाला ही पेज मिल पाएगा। ठीक है, तो अब सीधे आते हैं कि पीडीएस में चुनौतियाँ क्या हैं। तो हम लोग उस प्रकार से एक हेडिंग बना करके सीधे पीडीएस की चुनौतियों को देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पीडीएस की प्रमुख चुनौतियाँ। कि पीडीएस की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं। ओके, ये चीज़ तो क्या क्या है उनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि जो सबसे पहले दिखता है कि पीडीएस की जो लोकप्रियता है, जो मतलब भाई हर कोई पीडीएस से सामान लेता है, लेकिन उसमें है क्या कि प्रॉब्लम है, क्या है उसको देखते हैं। जैसे कि पीडीएस की लोकप्रियता, पीडीएस की लोकप्रियता को लेकर प्रादेशिक असंतुलन है, प्रादेशिक असंतुलन। ठीक है, अब ये किस प्रकार का है तो इसको हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं कि जैसे दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में लोगों द्वारा 80 से 100% अनाज खरीदा जाता है, 80 से 100% अनाज खरीदा जाता है। और उत्तरी भारत में 35 से 40% अनाज खरीदा जाता है। तो एक तो ये बात हो गई, ये पीडीएस की एक मेन प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद में निर्धन लोगों द्वारा या फिर निर्धन लोग पीडीएस का सीमित मात्रा में ही लाभ ले पा रहे हैं, लाभ उठा पा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एनएसएसओ के द्वारा जो आंकड़ा जारी होता है, एनएसएसओ द्वारा 25% मात्र। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई, एक ये चीज़ हो गई। इसी टाइप से कह सकते हो कि एक्सक्लूज़न एरर बहुत सी हैं। तो एक्सक्लूज़न एरर्स एवं अन्य कारणों, और अन्य कारणों का मतलब आप सभी समझ ही गए होंगे, उसमें कुछ बताने नहीं है। से अधिक आय वाले लोगों को ही फ़ायदा होता है, आय वाले अधिक से अन्य कारणों से अधिक आय वाले लोग अधिक लाभ उठाते हैं, अधिक लाभ पा रहे। ठीक है, कह सकते हो इससे प्रतिगामिता उत्पन्न हो जाती है, प्रतिगामिता उत्पन्न होती है। एक तो ये बिंदु हो गया। ठीक है, फिर कह सकते हैं कि जो हम लोगों को पीडीएस के द्वारा अनाज मिलता है, वो अनाज है उसकी गुणवत्ता कमज़ोर होती है, तो वो भी लिख सकते हैं कि आपूर्ति की जाने वाली
वस्तुओं की गुणवत्ता कमज़ोर है या कम है। ठीक है, अब अगर इस बेसिस पे फैक्ट्स देखना हो तो कह सकते हैं कि FAQ के मानकों पर ध्यान न देना। FAQ के मानकों पर ध्यान न देना, कोशिश करिए इधर से ना ही निकले। ठीक है, वस्तुओं का सही ढंग से भंडारण ना करना। अब जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि PDS में अगर आप सामान लेने गए हों, जो गल्ले की दुकानें होती हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आप गेहूँ अगर वितरण कर रहे हैं, तो गेहूँ में क्या करेंगे कि गेहूँ भी फैला हुआ है ज़मीन पर और चावल भी फैला हुआ है, तो वो भी एक प्रकार की समस्या है। तो गेहूँ चावल वो सब मिक्सअप हो जाता है, फिर अनाज भी इतना इतना गंदा होता है कि फिर उसको खुद रीप्रोसेस करना पड़ता है, सही करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। तो वस्तुओं को सही ढंग से भंडारण न करना, तो एक तो ये बात हो गई। तो ये कुछ हम लोगों ने पॉइंट्स दिखा दिए हैं। एक कह सकते हैं कि समस्या ये भी सबसे बड़ी समस्या, चलो इसको भी नोट ही कर लेते हैं। क्या कि जैसे PDS में कोई सामान आए, फिर आपको पता ही है कि भ्रष्टाचार है ही, तो क्या होता है कि सामान आता है जिन ट्रकों से या जिन परिवहन साधनों से, तो उसमें क्या होता है कि कुछ सामान बीच में ही रिस जाता है, तो रिसाव सर्वाधिक है। और छत्तीसगढ़ का मॉडल इसी चीज़ पे फेमस है, तो उसकी भी हम लोग चर्चा कर ही देंगे। तो इस बिंदु को भी यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ मैं कि वस्तुओं का एक बड़ा भाग, लगभग 46.7% खुले बाजार में रिस जाता है, यानी कि लीकेज हो जाता है। इसमें हम लोग दिखा सकते हैं कि जो मणिपुर है, मणिपुर में 97.8% रिसाव होता है। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 86.2% रिसाव है। और छत्तीसगढ़ में 0 है। तो जब छत्तीसगढ़ की बात आएगी तो वहाँ पर जब हम इसके कह सकते हैं कि पारदर्शी या प्रभावी बनाए जाने का तरीका या इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, वहाँ पर उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पॉइंट सफिशिएंट। अगर एक पॉइंट मुझे दिखाना ही हो अंतिम बंद, तो मैं ये दिखा सकता हूँ कि जब लोगों तक सामान पहुँचता है, यानी कि वस्तुओं को लोगों तक पहुँचाने की लागत ज़्यादा है, जिससे कह सकते हैं कि इम्प्लिसिट जो सब्सिडी है वो बढ़ जाती है, का स्तर ऊंचा हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे जो आ गए, ये PDS की प्रमुख चुनौतियाँ आ गए। इसका आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसकी वीडियो के लास्ट में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए परेशान ना हो। तो ये हमारा क्या हो गया, PDS की प्रमुख जो मेन समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं से उभरा कैसे जाए, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलो, या फिर PDS में सुधारों की रणनीति क्या होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार से हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। PDS में सुधारों की भावी रणनीति, या पारदर्शी कैसे बनाया जाए, कह सकते हैं।
ठीक, तो हम अब इसके पॉइंट को लिखते हुए छत्तीसगढ़ मॉडल पे चर्चा करते हुए इसका कंक्लूजन लिख देंगे। ओके, चलो। तो पीडीएस का आधार कार्ड योजना के साथ बेहतर ढंग से समन्वय हो। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम बापू के कंसेप्ट को दिखा सकते हैं। ठीक है, बापू यानी कि बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपडेट। तो ये चीज़ हो गई। अब बापू में क्या है कि बापू में हम लोग पॉइंट ऑफ स्केल के कंसेप्ट को ला सकते हैं। तो POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल जैसी मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि आप अगर किसी PDS की दुकान पर गए होंगे तो आपने देखी भी होंगी। मशीनों के प्रयोग पर जोर, मशीनों के प्रयोग से लाभार्थियों की सही पहचान की जा सकती है। तो बापू की समस्याएं भी हैं, लेकिन अपने को क्या है ना कि भावी रणनीति दिखानी है, तो उस पर ज़्यादा हम लोग जोर डालेंगे। ठीक है, PDS का प्रत्येक अवस्था पर कंप्यूटरीकरण, ठीक है, अब कंप्यूटरीकरण क्या होगा कि और भी कुछ चीज़ें देखा जा सकती है कि दुकानधारक क्या करे, लिस्टिंग करे। तो इसी के अंतर्गत हम वो पॉइंट भी लिख दे रहे हैं कि दुकानधारक वितरण एवं उपलब्ध स्टॉक का साप्ताहिक विवरण किया जाए। ठीक है, तो ये PDS का हो गया। इसके बाद हम पॉइंट लिख सकते हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था। ठीक है, डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था हो गई। ठीक है, उचित मूल्यों की दुकान का विनिजीकरण किया जाए, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ मॉडल में देखा गया है। उचित, अब समस्या के कंटेंट तो ज़्यादा है, लेकिन उसको 150 शब्दों में पिरोना या फिर को 2 पेज के अंतर्गत लाना है, तो वो बड़ी बात होती है। अब अगर हम चाह करके भी छत्तीसगढ़ मॉडल दिखाएंगे तो इसके लिए स्पेस कम पड़ जाएगा। विनिजीकरण किया जाए। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि छूट दी जाए, छूट का पॉइंट छोड़ देते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात कर लेते हो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे इसी साल मेंस में GS पेपर 2 पे क्वेश्चन भी पूछा गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे। तो कह सकते हैं कि PDS में कैश ट्रांसफ़र या DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की व्यवस्था लागू की जाए। वन नेशन वन राशन कार्ड को सही तरीके से लागू किया जाए। वन नेशन वन राशन कार्ड को। ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉइंट क्या हो गए, भावी रणनीति में आ गए। अब हमें कंक्लूज़न भी लिखना है और कंक्लूज़न के साथ में एक छत्तीसगढ़ मॉडल भी समझा देना है कि
छत्तीसगढ़ मॉडल का क्या उपयोग है तो लिख देते हैं यहाँ पर। छत्तीसगढ़ मॉडल। छत्तीसगढ़ मॉडल में सबसे पहली बात क्या कि भाई 0% रिसाव होता है, 0% रिसाव, तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, 0% रिसाव। फिर हम कह सकते हैं विनिजीकरण दुकानों का किया गया, उचित मूल्य की दुकानों का विनिजीकरण किया गया, विनिजीकरण दुकानों का। ठीक है, वजन तौलने के लिए, वजन तौलने हेतु इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रयोग, इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रयोग। ठीक है, फिर ट्रकों में जीपीएस का प्रयोग, जीपीएस का प्रयोग, और पीले रंग की पुताई, पीले रंग की पुताई, एसएमएस अलर्ट सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ मॉडल से हम लोग ले सकते हैं, इसी वजह से वहाँ पे 0% रिसाव और चीज़ें ठीक तरीके से चली रही हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं अब पीपीपी मॉडल भी राजस्थान का लिखा जा सकता है, लेकिन ठीक इतना सफिशिएंट है। तो उपरोक्त सुधारों से देखा गया कि कई प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो पा रही हैं, साथ ही जो दुकानधारक है की आय में भी बढ़ोतरी है, की आय में बढ़ोतरी। ठीक, अब निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि उपरोक्त सुधारों से पारदर्शिता बढ़ेगी, इसके बावजूद कुछ लोगों का कहना है, देखिए उत्तर के पॉइंट्स लगभग सबके अलग हो सकते हैं क्योंकि सब्जेक्टिविटी है, और सब्जेक्टिविटी का यही कह सकते फ़ायदा भी है। तो अभी चूँकि पेपर अभी 12 बजे छूटा है और जस्ट मुझे 1 बजे तक मिल गया और 1 बजे से मैं करना शुरू कर दिया हूँ। तो जो पॉइंट्स मेरे दिमाग में हैं उन्हीं का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जैसे मूलभूत क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों पर अधिक निर्भरता उचित नहीं, निजी क्षेत्रों पर अधिक निर्भरता उचित नहीं। तो ये कह सकते हैं कि हमने एक पॉजिटिव कंक्लूजन भी दे दिया कि भाई ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें ज़रूरी भी नहीं, निर्भरता उचित नहीं। ठीक है, और ये आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो अपना आज का सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्व का सविस्तर वर्णन कीजिए। जब देखिए ज़रा ध्यान से देखिए कि एफपीआई पे है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में बताना है, कार्य क्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन करना है, कार्य क्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन करना है। तो अब सविस्तार वर्णन करना मतलब सीधे सीधे उसके बारे में लिखना है, तो उसमें कोई समस्या है ही नहीं। क्या बताना है? महत्व बताना है। ठीक, और दूसरा क्या, कार्य क्षेत्र की वो। अब देखिए अब यहाँ समस्या है, इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है एलोबरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस
ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीआई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। एफपीआई पे हर साल क्वेश्चन आता, तो तकरीबन 4 बार क्वेश्चन आ चुका है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियाँ क्या है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आने वाली समस्याएं क्या है। खूब प्रश्न पूछते हैं, खूब, हर साल प्रश्न आता है, हर साल एक क्वेश्चन होता ही होता है। फिलहाल ये तो 2022 का क्वेश्चन है, 2022 के मेंस का, लेकिन इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक की कह सकते हो कि महत्व पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, महत्व कार्य क्षेत्र पर। समस्याओं पर खूब क्वेश्चन पूछते हैं, हर साल समस्याओं पे खूब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल इस बार कुछ अलग है, अलग। ठीक है, अब देखिए, अगर इंग्लिश के क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कार्य क्षेत्र और यहाँ लिखा है स्कोप। ठीक है, तो कह सकते हो लगभग सिमिलर है, लेकिन अगर स्कोप शब्द पढ़ें इंग्लिश का तो ज़्यादा समझ में आता है कि हमें अभी का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि जो एफपीआई है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, उनका प्रेजेंट टाइम में सिग्निफिकेंस क्या है और आगे कितना सिग्निफिकेंस है, या फिर आगे स्कोप क्या है। तो स्कोप में भी, चूंकि इकोनॉमिक्स में हम दो चीज़ों को देखते हैं कि डिमांड कितनी है, या सॉरी मतलब सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। जितनी डिमांड के उतनी सप्लाई है, तो डिमांड और सप्लाई के स्केल पे हम स्कोप को समझेंगे कि कैसा स्कोप है। ठीक, और जो सिग्निफिकेंस है, तो वो जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के जो जो सिग्निफिकेंस है, उनको हम समझते चलते हैं। तो और जो भी इससे प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न भी मैं एक तरफ से शो कर दूंगा, जो आपको दिख भी रहे होंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं जो पिछले कुछ समय काल में पूछे गए हैं, तो इन पर भी मैं एक एक करके क्वेश्चन बनाऊंगा। चूँकि समय की बहुत समस्या है और अन्य भी समस्याएं होती हैं, तो मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि कम से कम अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े, तो और भी हम लेक्चर बढ़ें, आगे लेक्चर बनाने की ओर अग्रसर हों। तो ठीक, अब सीधे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की छोटी सी रूपरेखा लिख करके और सीधे हम अपने पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले महत्व की चर्चा करेंगे, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में सिग्निफिकेंस क्या है, फिर आगे इसका स्कोप क्या है। ठीक है, चलो, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की छोटी सी रूपरेखा तैयार कर देते हैं, या फिर कह सकते हो कि प्रस्तावना। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पूर्ति श्रृंखला वैसे क्वेश्चन सीधे मैं क्वेश्चन शुरू कर सकता था कि उसके महत्व बताते, लेकिन हैबिचुअल हो चुके हैं ना, तो उसकी भी एक रहता है। लेकिन ठीक है, आप थोड़ा सा पीडीएस, जैसा पीडीएस के बारे में थोड़ा सा बताया, वैसे यहाँ पे एफपीआई के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पूर्ति श्रृंखला मुख्यतः 4 घटकों, और इस बार के अगर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखा जाए तो मुझे सामान्यतः आसान लगे हैं। मतलब पढ़ते ही अगर कोई कोई अगर पिछले प्रश्नों का भी अभ्यास करके चला गया होगा, तो मेरा मानना है कि वो सारे क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। इकोनॉमिक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछेगा, अभी हम लोग एक वीडियो लाते हैं इकोनॉमिक्स के, उन क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे ही। फिलहाल 4 घटकों से मिलकर बनती है, जिसमें उत्पादक उत्पादों उत्पादों का प्रोसेस, यानी कि प्रसंस्करण, फिर उसके बाद में हम लोग जैसा कि देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो विवरण। इसको एक डायग्राम के थ्रू भी बताया जा सकता है। अब लिखना चाहे तो लिखें, या डायग्राम के बताना चाहें तो डायग्राम के अनुसार बता दीजिए। फिलहाल अभी तो लिख के काम चलाते हैं किसी तरीके से। एवं मैंने पहले ही कहा है कि सब्जेक्टिविटी क्वेश्चन में क्वेश्चन को आप किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से गढ़ते हैं, मेंस परीक्षा में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अब ये भी लिख सकते हैं, शामिल होते हैं इस क्षेत्र को मेक इन इंडिया के तहत इस क्षेत्र को मेक इन इंडिया के तहत प्राथमिक दर्जा प्राप्त है, प्राथमिक दर्जा प्राप्त है।
ठीक है, तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब सीधे से हेडिंग डाल के पहले हम इसके महत्व की चर्चा कर लेते हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व। कुल खाद्य बाजार में लगभग कह सकते हैं हम लोग कि 32% का योगदान है। यह उद्योग 13 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से व 35 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करवाता है या फिर उपलब्ध करवाता है। उपलब्ध करवाता है, ये पॉइंट हो गया। फिर कह सकते हैं कि वैसे वो पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, चलो जो हमारा कह सकते हैं यह राष्ट्रीय विनिर्माण क्षेत्र में प्रति वर्ष होने वाले निवेश में यह उद्योग लगभग 10% का योगदान करता है। 10% का योगदान करता है। वाणिज्यीकरण में सहायता देता है, सीधी बात है। यह उद्योग कृषि के वाणिज्यीकरण में सहायता प्रदान करता है, में सहायता करता है। फसल विविधीकरण में भी सहायता हो ही रही है एक तरीके से देखा जाए। यह उद्योग फसल विविधीकरण में सहायता करता है। ठीक है, कह सकते हैं किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करवा देता है। किसानों को उचित मूल्य। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड एक और कंसेप्ट आया, इस बार पूछा गया है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। तो अप स्ट्रीम जो होती है वहीं से हम लोग सुपरमार्केट को भी ध्यान में रखते हुए वहाँ पे लिखेंगे। अभी वो वाला भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वो वाला भी क्वेश्चन आया हुआ, उसके भी आंसर जल्दी आपको मिलने वाला है। तो सुनिश्चित करवाता है, किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करवाता है। ठीक है, फल सब्जियों की बर्बादी से रोकथाम होती, चलो ठीक ही है ये पॉइंट भी। फल सब्जियों की बर्बादी को कम करना। और वैसे इतने पॉइंट ठीक है, एक चलो पॉइंट और लिख ही लेते हैं कि कृषि या मत्स्य पालन, कृषि मत्स्य पालन, पशुपालन
से जुड़ा होने के कारण समन्वित मार्ग प्रशस्त करता है आदि। ठीक है, ये रहा। तो हमने क्या किया, कुछ महत्व की बात कर ली। महत्व के बाद में हमसे पूछा गया है कि अब देखिए प्रश्न में हिंदी में लिखा हुआ है कार्य क्षेत्र, इंग्लिश में लिखा हुआ है स्कोप। तो इंग्लिश वाले वर्ड को ध्यान में रखते हुए चलते हैं कि एलोबरेट द स्कोप, कि स्कोप क्या है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि स्कोप हम लोग दो तरीके से देखेंगे कि मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। इस उद्योग को लेकर के कि मार्केट में डिमांड व सप्लाई का क्रम क्या है। तो चलो देखते हैं, हेडिंग लगा देते हैं एक, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएं, ज़्यादा उचित शब्द है तो वही लिख लेते हैं, संभावनाएं, कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएं क्या है। उसमें भी जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें हम लोग देखेंगे कि आपूर्ति पक्ष जो है वो किस प्रकार से मजबूती प्रदान करता है। आपूर्ति पक्ष किस प्रकार से मजबूती प्रदान करता है। तो हम लोग उन पॉइंटों को लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहले एक क्या पॉइंट था वो, एक आंकड़े से बात को शुरू करते हैं सीधे। तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन का मान 2020-21 में 308 मिलियन टन लगाया गया। तो हमको भाई सीधे समझ में आ ही गया, जब आपूर्ति होगी, डिमांड होगी, तभी तो प्रसंस्करण हो पाएगा इंडस्ट्री में। ठीक है, तो लगाया गया, एक ये पॉइंट है। फिर अपने यहाँ दुग्ध उत्पादन में भी जो भारत प्रथम स्थान में आता है पूरे विश्व में, तो उस पॉइंट को भी लिख लिया जाता है कि दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान ग्रहण करता है वर्ष 2019-20 में 198 मिलियन और 308 मिलियन टन। ठीक है, क्या दुग्ध उत्पादन, तो 198 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन का स्तर रहा, दुग्ध उत्पादन का स्तर रहा। तो ये बात भी हो गई भाई। फलों और सब्जियों में भारत देश के दूसरे स्थान पर आता है। फलों, तो इसकी भी डिमांड कह सकते हैं, इसकी भी सप्लाई ठीक मात्रा में है। तो फलों व सब्जियों में भारत विश्व के दूसरे स्थान पर
ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे पॉइंट कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो इस पर मैं स्टार बना दे रहा हूँ। ये वाला पॉइंट आप लोग ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो मैं फैक्चुअल राइट हूँ। भारत का जो मत्स्य उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान, विश्व में दूसरा स्थान। अब ये भी कह सकते हैं कि जो भी कुल मत्स्य उत्पादन होता है, कुल, और ये WTO में चर्चा का विषय बना रहा है। अभी जो हुई थी उसमें भी ये विषय बना ही हुआ है, अभी भी विवाद का। तो एक विचार रहता है कि इस पर भी प्रश्न आ ही सकता है। तो उत्पादन का लगभग 65%, समझ लो जो मत्स्य उत्पादन है उसका लगभग 65% जो भाग है वो इनलैंड फिशरीज से है, इनलैंड फिशरीज से। तो ये सारे हमने पॉइंट वो दिखा दिए जो आपूर्ति पक्ष को मजबूत करते हैं। अब मांग पक्ष को कौन से बिंदु मजबूत करते हैं? मांग पक्ष भी, मतलब दोनों कारक ऐसे हैं जो संभावनाएं तैयार करते हैं इन फ्यूचर में FPI के लिए। तो एक औसत भारतीय खाद्य पदार्थ पर अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति रखता है। और ये जो आंकड़ा है ये NSSO के जो उपभोग वाला सर्वेक्षण है उससे है, सर्वेक्षण से। शहरीकरण की जो गति वो तीव्र है, तीव्र गति से, ठीक है। जनसंख्या विशाल है, भारत में जनसंख्या विशाल है, ठीक है। कह सकते हैं साक्षरता का स्तर भी बढ़ ही रहा है लगातार। भारत में साक्षरता और शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में प्रसंस्कृत जैसे चिप्स के पैकेट्स हो गए और अन्य जो भी ड्रिंक्स वगैरह हो गई, ये सब है क्या? उन सब का प्रसंस्करण ही तो है, पदार्थों का उपभोग। तो मैंने आपको सारे पॉइंट दे दिए, ठीक। तो ये हमारी बात हो गई कि मांग पक्ष भी उसका मजबूत है। अब मुझे इतनी जगह पे ही और भी इसमें बातें लिखी जा सकती है, लेकिन इतना सफिशियंट। इसके बाद में हम लोग सीधे कंक्लूजन लिख करके पूरी बात को मगअप करते हैं। तो इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में इस उद्योग
के विकास की अच्छी संभावना है। इस उद्योग के विकास की काफ़ी संभावना है। ठीक है, अब अगर इतना ही लिख करके कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ पॉइंट और दिखाना हो तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि हालांकि कई प्रकार की समस्याओं के कारण यह उद्योग हालांकि कई प्रकार की समस्याओं के कारण यह उद्योग इन संभावनाओं का उचित दोहन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे अभी, तो वहाँ से पूरा आंसर देख सकते हो। और बाकी लगभग हर बिंदु सबके अलग होते हैं, उसमें कोई दो राय है नहीं, सब्जेक्टिविटी है क्वेश्चन की। और जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को भी मैं अपलोड करता हूँ। मैं आप सभी से फिर कहूँगा कि अगर क्वेश्चन आंसर का ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, अभी मेंस हुआ है, अभी उसका आंसर आपको मिल रहे हैं, ये चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें। और जो भी देखें, यदि आप देख के जा रहे हो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, काफ़ी मनोबल मिलता है उससे। सब्सक्राइबर आप देख ही सकते हैं कि अभी तो हम लोग चलना शुरू हुए हैं। फ़िलहाल हम लोगों का हिंदी साहित्य का एक सेशन चलता है, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। हर संडे को जो भी अभ्यर्थी 2023 में देने वाले हैं, 2023 वाले अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य का हर संडे को एक टेस्ट आयोजित होता है। 6 क्वेश्चन होते हैं, धीरे धीरे करके 8 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, फिर एक फुल टेस्ट लगवा देंगे। और किस दिन कौन सा टेस्ट होने वाला है इसकी पूर्व योजना पहले से बनी हुई है, और सारी डिटेल जा कर के ग्रुप पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे पड़ी हुई है। जाएँ, जो भी चाहें वो टेस्ट दे सकते हैं। संडे को आ करके सारे क्वेश्चन संडे वाले दिन अपलोड कर दिए जाते हैं, जैसे आज भी संडे ही है, आज भी क्वेश्चन उस पर अपलोड कर ही दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चनों का आप अभ्यास कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। तो इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अगर उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है, तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप सेंड करें, यहाँ पर आपके उत्तर की जांच हो जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है, कोई भी पीसीएस या यूपीएस से संबंधित कोई भी जानकारी आती है वो यहाँ पर संप्रेषित कर दी जाती है, तो इसको भी ज्वाइन करें। फेसबुक पेज को भी लाइक करें, इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जोन को भी